हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10 के जो 2025 का जो सेट नंबर 1 था गणित का, उसका लेक्चर नंबर आखिरी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में ये आपका सेट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वो सेट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी बाबू। आज से आपको डेली वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये जो 2025 का जो सेट नंबर 1 उसको उसके लिए ये आखिरी वीडियो है। यदि आप अभी तक इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से है, जाकर उनको देखिए। यदि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपके लिए 2025 के जितने भी सेट है उनको कवर कर लेना है। टोटल बाबू 7 सेट है। यदि 2025 के इन 7 सेट को आप कवर करके 2026 बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ से आपका 95 प्लस स्कोर हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे वो रिपीटेड प्रश्न आएंगे और 100% की मैथ का एक ऐसा पेपर बाबू जिसमें पिछले साल का पेपर भर भर के पूछा जाता है। तो आपके लिए सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न करेंगे। इसमें जो प्रश्न नंबर 4 तक था मैंने कहा दिया था, मैंने यहाँ तक प्रश्नों को कवर कर दिया था 4 तक को। ठीक है, बाकी मैंने इस आज की वीडियो में 3, तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मैंने ऑलरेडी इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक भिन्न, कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तब वो 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, एक तो अंश और हर। यदि आप अंश को पता कर ले रहे हैं और हर को पता कर ले रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वहां से आपको एक भिन्न प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भिन्न बना होता है वो अंश और हर से ही बना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि अंश को मानेंगे और हर को मानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको साइड करता हूं, उसके बाद आपको सॉल्व करके बताता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए, एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हल। हल हो गया। सबसे पहले आपको लिखना माना। माना, माना भिन्न का अंश। क्या मानना है? भिन्न का अंश, क्योंकि आपको अंश और हर पता रहेगा तभी आप घटाएंगे तभी आप जोड़ेंगे। तो मैंने भिन्न का अंश माना x। ठीक है, उसी तरह भिन्न का हर। भिन्न का हर क्या मान लिया जाए? y मान लिया। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, फिर जब आपको अंश पता हो गया और हर पता हो गया तो आपको भिन्न निकालने आता होगा। भिन्न कैसे बना होता है? ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। तो ये क्या होगा? भिन्न तैयार हो गया। ठीक है, भिन्न तैयार हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे? प्रश्न से। जो जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक भिन्न, यदि उसके अंश में आप एक घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं? अंश में, तो इस भिन्न को ले लीजिए। ये भिन्न हो गया। इसके अंश में क्या कर रहे हैं? आप एक को घटा रहे हैं तो इसमें एक घटा दीजिए। ठीक है, यदि आप उसके अंश में एक घटा रहे हैं तो ये जो भिन्न है ये 1/3 के बराबर हो जा रही है। प्रश्न में बोला है यदि आप अंश में एक घटा रहे हैं तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो मैंने 1/3 के बराबर लिख दिया। अब ऐसा करना, कैच गुणा करना। 3 का गुणा इन दोनों में करा दीजिए और y गुणा 1 में करा दीजिए। ठीक है, तो 3 गुणा इसमें कराइए तो हो जाएगा 3x। ठीक है, 3 कर 3 माइनस का 3 इक्वल टू y के गुणा 1 में कराइए, क्या हो जाएगा? y। ठीक है, अब x और y को एक पास रखिए और जिसके साथ x y नहीं है उसको उधर भेज दिए। ठीक है, तो y को इधर लाइए तो हो जाएगा 3x माइनस y। ये माइनस का 3 उधर हो जाएगा, प्लस का 3। इस समीकरण में क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है? अब उसी तरह आपको फिर दूसरा समीकरण बनाना है। अब दूसरा आय कर रहा है कि यदि आप हर में 8 जोड़ दे, पहले सब भिन्न लीजिए, इस भिन्न को ले लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि हर में 8 जोड़ना है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे हर होता है। यदि आप इसमें 8 जोड़ रहे हैं तो ये जो भिन्न है ये 1/4 के बराबर हो जाए। किसका बराबर हो जाए? 1/4 के बराबर हो जा रही है।
ठीक है। यदि आप हर में 8 जोड़ रहे हैं तो ये जो भिन्न बन रहा है ये 1/4 के बराबर हो जा रहा है, प्रश्न बोल रहा है तो मैंने बराबर रख दिया। अब इसका गुणा इससे कराते हैं, तीजे गुणा कराते हैं, ठीक है, कैची गुणा कराते हैं, इसका नीचे वाला को ऊपर से और नीचे वाला को ऊपर से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 4 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब y के गुणा 1 में कराएंगे तो y, आप प्लस 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8, ठीक है। अब y को इधर बना लीजिए तो 4x माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या होता है, किसी एक पद को विलुप्त कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे गायब करेंगे वो आप लोग देखिए, लिखना कैसे ध्यान से लिखिएगा। लिखना आपको कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 का करने पर घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का करना बाबू घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। आपका ये क्या है समीकरण 1 और 2 क्या है घटाने पर। जब भी हम घटाते हैं तो इसके आगे 4 का कौन चिन्ह है प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलता है, प्लस यहाँ तो माइनस, ठीक है। जब ये घटाते हैं तो चिन्ह आपको बदलते हैं, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह उल्टा होता है, ठीक है। देखिएगा अब नीचे वाले चिन्ह लेते हैं और ऊपर वाले चिन्ह लेते हैं। 3 का कौन चिन्ह है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। तो 4 में 3 जाए 1, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का x आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 1, प्लस और माइनस, प्लस माइनस वाई माइनस वाई जाए मतलब कट जाएगा इक्वल टू माइनस और ऊपर वाला चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 8 में 3 जाए माइनस के 5, ठीक है। अब आके देख माइनस माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x का मान यहाँ से आ गया 5, ठीक है। x का मान क्या आ गया 5। अब इसी x का मान कहाँ रख दीजिए आप, समीकरण 1 में रखिए चाहे y में समीकरण 2 में रखिए, आपका y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंटू वाई का मान क्या, x का मान क्या है 15, 5 सॉरी 5, यहाँ 5 रखिए माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। 3 बच्चे 15 माइनस का वाई इक्वल टू 3, ये 15 किस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, ठीक है। और यहाँ से माइनस के वाई का मान कितना जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया 12, ठीक है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है भिन्न पूछा है, तो भिन्न आप कोई भिन्न यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए अंश और हर, तो आप लिखेगा अतः, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न किससे बना है, भिन्न आपको बना था x बटा y से, तो यहाँ से x का मान आप क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं और y का मान क्या निकला है 12, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5/12, यही क्या हो जाएगा बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी समस्या के, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाबू। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक ही एकदम आसान रीच करा है, यदि आपको एग्जाम में ऐसा ही लिख कराना है, ठीक है बाबू। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं इसको डार्क कर दिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेगा और समझ सकते हैं, बाकी जिसको नहीं समझ आया फिर एक बार इस वीडियो को देख लेगा, कहा कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम प्रश्न नंबर अगला चलेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न में अथवा करके दिया है, हर एक प्रश्न में करके दिया है अथवा करके दिया है, तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट है मैं उसको करा रहा हूँ, ठीक है। अथवा ये वाला इंपोर्टेंट था, ये वाला इंपोर्टेंट नहीं है 2026 के लिए, तो मैं इसको करा दिया हूँ। अब हम चलते प्रश्न नंबर 4 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 जो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, 4 करके जो अथवा वाला प्रश्न है ये भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके साथ साथ डायग्राम बनाते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला आपका ऊपर वाला है, ठीक है। भूमि के कोई बिंदु है, ठीक है, भूमि पर मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाएगा, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और क्या बाबू तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना इतना दिया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान से कह रहा है कि भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि पे एक बिंदु है, इसका नाम होता है पी, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। भूमि के बिंदु से 20 भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर से मान लीजिए क्या है आपका एक
इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु है। आशा करते हैं कि वो वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चौथा पर, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा में आपका अथवा का प्रश्न दिया है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो आपका प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। एक बार प्रश्न पढ़िए, फिर मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई एक बिंदु है, उससे 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए मीनार की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे आपको सॉल्व करना है मैं इसको साइड करता हूँ और आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए भूमि के एक बिंदु, भूमि पे एक बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु का नाम है पी, ठीक है। इससे 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, मान लीजिए एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। इसके शिखर पर, शिखर क्या लगा है, एक मीनार लगा है। क्या लगा है, मीनार, ठीक है। इस भवन के शिखर पर क्या लगा है, मीनार लगा है। मान लीजिए मीनार लगा है, इसका नाम देते हैं ए बी, यहाँ पे सी देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से इस भूमि के शिखर और तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप इससे मिला दीजिए, ठीक है। मिला दिया हमने, ये मान लीजिए बिंदु है, ठीक है। यदि आप इसके शिखर को देख रहे हैं, किसके देख रहे हैं, तल को देख रहे हैं, तो कितने डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। यदि आप इसके शिखर को देख रहे हैं तो कोण कितना बन रहा है, वो कोण आपका बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। यदि इस बिंदु से, भूमि पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर पर लगे, सॉरी भवन के शिखर पर लगे ये जो मीनार है, बीसी जो मीनार है, इसके तल, जो मीनार का तल होगा यही होगा, बी होगा। शिखर क्या होगा, सी होगा। तो इस मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मैंने 45 डिग्री और 60 डिग्री लिख लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको बीसी का मान ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है, बीसी। तो इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दे दे, इस चैप्टर से कोई प्रश्न दे दे, तो आपको दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। दोनों त्रिभुज में जो भुजा काम होगी उसको आपको उसी को निकालना होगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज आपको बन रहा है ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। तो इसमें कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। एक त्रिभुज बन रहा है ए पी सी, क्या बन रहा है, ए पी सी, इसमें कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इन दोनों में कौन भुजा कॉमन है, सोचिए, सोचिए तो मैं लिखता हूं, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में कौन भुजा ऐसा है जो कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि त्रिभुज ए पी बी में, ठीक है, मैं ए पी बी को लेता हूं, ठीक है। इसमें देखिएगा ए पी बी और ए पी सी में कौन भुजा कॉमन है, ए पी कॉमन है, ठीक है। तो इसी को मैं निकालूंगा, क्या करूंगा, इसी को क्या करूंगा, ध्यान से एक बार देखिएगा, ए पी बी में भुजा ए पी आ रहा है, ठीक है। और ए पी सी में बीच में क्या आ रहा है, ए पी आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें त्रिभुज बनता है, दो त्रिभुजों का आपको ऐसे लेना है जिसमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में सेम हो, ठीक है। तो मैं ए पी बी और ए पी सी को लूंगा, उसमें ए पी का मान मैं निकालूंगा और दोनों को बराबर रख दूंगा, तो वहां से आपका एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, ध्यान समझिएगा। त्रिभुज ए पी बी में क्या आपको दिया है, लंब आपको कितना दिया है, लंब दिया है 20, ठीक है। तो लंब रखिए 20। आधार का मान एपी आपको निकालना है, तो एपी लिख दीजिए, ठीक है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, 10। 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 20 बटा एपी इक्वल टू 10 45 में कितना होता है, 1 होता है। इसके बटा मान लगा दीजिए। अब यहाँ से एपी का मान क्या निकलेगा, एपी इक्वल टू निकल जाएगा 20, ठीक है। एपी इक्वल टू निकल गया 20। अब यहाँ से कीजिए, आप लोग यहाँ सॉल्व कीजिए और फिर त्रिभुज कौन लीजिए, आप त्रिभुज ए पी सी लीजिए, लिखिएगा त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में, ठीक है। ए पी सी में लंब क्या है, लंब आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो लंब कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। आधार कितना हो जाएगा, वही रहेगा, ए पी रहेगा। 20 प्लस एक्स कैसे हुआ है, ये जो आपका ए पी सी में है ये लंब टोटल होगा, ये लंब टोटल होगा ना, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना है 20, बी सी का मान कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो लंब हो गया 20 प्लस एक्स, ठीक है। और बटा एपी हो जाएगा। लंब बटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन कितना डिग्री
45 डिग्री, ठीक है। अब 345 में कितना होता है ध्यान समझिएगा, 345 में कितना होता है आपका, 360 डिग्री होगा ना, 360 डिग्री होगा, कितना होगा 360 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री दिया ना, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, 360 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एपी का मान कितना, इसका इससे गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर हो जाएगा √3 एपी, ठीक है, √3 एपी। और यहाँ से 3 किस √3 किस में गुणा में देखिए भाग में, तो हो जाएगा 20 + x बाई √3 इक्वल टू एपी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ भी एपी का मान आया 20, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को देखिए, यहाँ भी एपी है, यहाँ भी एपी है, तो जब ए पक्ष दोनों बराबर है तो बी पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखिएगा यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 20 + x √3, ठीक है। यहाँ से √3 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 + x, ये 20 को उधर बुलाइए तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू x, यहाँ से 20 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 इंटू x, यही क्या आ जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई को क्या माना था आपने, मीनार की ऊंचाई को माना था x, ठीक है, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई क्या माना था x, और आपको इसी का मान ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ से अब किसका मान निकल गया है, x का मान निकल गया है 20 √3 माइनस 1। आपको इतना ही तक सॉल्व करना है, इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना, पूरा 6 नंबर आपको ये प्रश्न दिला के जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह सॉल्व कर देखना है कि दोनों त्रिभुजों में कौन भुजा कॉमन है, उसी को आपको निकालना है। तो मैंने देखा दोनों त्रिभुजों में एपी कॉमन है, तो मैंने दोनों त्रिभुजों को लिया, उसमें एपी का मान निकाला, उसके बाद दोनों को बराबर रख दिया, वहां से एक्स का मान निकल गया। ये आपका क्या आंसर एकदम ठीक से करा है। आपको इस तरह सही प्रश्न सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपका सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो हम लोग अगला सेट को स्टार्ट करेंगे।